हेलो एवरीवन। अभी तक हम जान चुके हैं अकाउंटिंग के बारे में। हमने जाना कि अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड देन फाइनली उन्हें समराइज करना। अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स को, वो चाहे इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो, जिनको भी ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन की फर्म के बारे में कि फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, वो हम प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। अब ये जो यूजर्स हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओनर्स की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें तो उनको डिसीजन लेने के लिए ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की कि जो फर्म है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, जो भी फर्म के क्रेडिटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए फर्म की, कि उनकी मनी उनको वापस मिलेगी, रिटर्न होगी या नहीं होगी। तो वो ये जानने के लिए उनको ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को, ये कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलायबल और कंपेरेबल कैसे बनेगी, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बना रहे हैं फर्म की, सपोज करते हैं अगर कोई फर्म है और उसकी परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें उसके प्रीवियस ईयर से कि पिछले सालों में उसकी कैसी परफॉर्मेंस थी और आज के टाइम पर उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। या फिर कंपैरिजन दूसरे टाइप का भी हो सकता है जहां पर हम फर्म्स में कंपैरिजन करते हैं कि एक फर्म की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं दूसरे फर्म्स की परफॉर्मेंस से। लेकिन अगर हम दूसरे फर्म से कंपेयर कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर से फर्म की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर उनकी जो पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो उसने अप्लाई की हैं, अगर वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, तो उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज की, प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे और इनको कंपेयर करना ईजी हो। यहीं से हमारा डेवलप होता है कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, assumptions and rules that form the foundation for recording, classifying and presenting financial transactions. These rules ensure that accounting information is reliable, consistent and comparable. तो ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एजम्पशन, रूल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, क्लासिफाई करने में और प्रेजेंट करने में। जब एक फर्म कंसिस्टेंटली सभी सालों में एक ही एजम्पशन को, रूल को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रही है और जो बाकी फर्म्स है वो भी सेम उन्हीं कॉन्सेप्ट एजम्पशंस को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहली चीज़ वो रिलायबल रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी जो बन चुके हैं प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स, उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है और प्रेजेंट किया है। सेकंड थिंग, उनको कंपेयर करना इजी होता है क्योंकि सभी फर्म्स एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। अगर सभी लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो उनको कंपेयर करना मुश्किल होगा। तो इन रूल्स की वजह से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होती है, कंसिस्टेंट रहती है और कंपेरेबल रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर हमें दी हुई है गैप। गैप रिफर्स टू द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concepts, conventions, rules and procedures that guide the preparation and presentation of financial statements. अब यहाँ पर ये जो जर्नली वर्ड है, इस जर्नली वर्ड का मतलब है कि इन जर्नल मैनर, मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सारे इवेंट्स की वजह से, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की वजह से, बहुत सारे केसेस की वजह से डेवलप किए गए हैं। ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलप होते हैं एक लंबे टाइम के बाद, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, यूसेज के बेस पर, कस्टम्स के बेस पर, और ये सारे प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड हैं। इनका मेन पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना। दे इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल एंड कंपेरेबल। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गैप के बेसिस पर बनेंगी तो वो रिलायबल भी होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे प्रिंसिपल पर बनी हुई हैं जो पहले से एक्सेप्टेबल हैं। सेकेंड थिंग, वो कंपेरेबल होंगी क्योंकि जब कॉमनली सभी फर्म्स सिमिलर टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो उनको कंपेयर करना इजी होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रमोट्स कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्म है और वो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज यूज कर रही है तो उसके लिए मुश्किल होगा अपनी परफॉर्मेंस को ही कंपेयर करना क्योंकि वो अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हेल्प से एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स।
तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो अकाउंटिंग है वो कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस, कन्वेंशंस इन सब पर बेस्ड होती है। तो अब जानते हैं कि ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। So basic accounting concepts are the fundamental assumptions and principles that form the foundation of accounting. They provide a uniform basis for recording, measuring and reporting business transactions. ये जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसी पर जो अकाउंटिंग है वो पूरी बेस्ड होती है। हमने कहा कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ये सारी जो भी चीजें हम इसमें करते हैं वो हम इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें, हमने कहा कि हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो जो भी हम उसमें रूल्स अप्लाई करते हैं वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम अपने बिजनेस में एज्यूम करके चलते हैं, वो भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट से यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, मेजर करने में या फिर रिपोर्ट करने में। अब वन बाय वन जानते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। फर्स्ट हमारा यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। According to business entity concept, a business entity is treated as a separate and independent unit from its owner. Therefore, all business transactions are recorded separately from the owner's personal transactions. इस concept के according हम ये मानते हैं कि business और owner दोनों different entities हैं, दोनों separate हैं, दोनों independent हैं। तो जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉर्म की, उसमें हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। पर्सनल एक्सपेंस होंगी, पर्सनल इनकम होंगे जो ओनर के, वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ओनर है वो बिजनेस से अलग है, इसीलिए हम यहाँ पर मानते हैं कि जो ओनर है उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, किसमें की है, बिजनेस में। एंड सिमिलरली जब ओनर ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग्स का मतलब हम जान चुके हैं पहले भी, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि वो बिजनेस से जब पैसा निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स कर रहा है। अगर ओनर और बिजनेस दोनों सेम ही होंगे तो ये कैपिटल का और ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं अराइज होता है, क्योंकि ये दोनों लेकिन अलग अलग एंटिटीज हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अराइज होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं जो बिजनेस का ऑफिस है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे और उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि जो ओनर का घर है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। और ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज है, तो इनकी ट्रांजेक्शन्स भी हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। ये है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। According to the money measurement concept, only those transactions and events that can be measured and expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. जिन भी ट्रांजेक्शन्स की मॉनेटरी वैल्यू होती है हम सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं वो इवेंट्स या वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्म ने मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपीज की, या सैलरी पे की है 40,000 रुपीज की, रेंट पे किया है 15,000 रुपीज का। ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू में। बट अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल फर्म के ऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं, फर्म की एफिशिएंट मैनेजमेंट है, या एम्प्लॉय की लॉयल्टी हो गई, ये सारी जो चीजें हैं इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। According to the going concern concept, a business is assumed to continue its operations for the foreseeable future and is not expected to close or liquidate in the near future. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो बिजनेस है वो ऑपरेट करेगा कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को कैरी ऑन करता रहेगा और नियर फ्यूचर में उसके बंद होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम जो एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में वो कॉस्ट पर करते हैं, ना कि उनकी इमीडिएट सेलिंग वैल्यू पर। अनदर थिंग, जो हम अपने एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं उनकी जो वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, अगर एसेट्स यूज हो रहे हैं बिजनेस में तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती जाएगी उनके यूसेज की वजह से। तो वो जो उनकी वैल्यू में कमी आती है वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपीस की और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं हर साल। हम उसको ये नहीं मानते हैं कि हम उसको बेचने वाले नियर फ्यूचर में,
हम उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है वो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो आगे फोर्सेबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यू करने वाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, the life of a business is divided into equal accounting periods, usually 1 year, so that its profit or loss and financial position can be determined at regular intervals. हम बिजनेस को एज्यूम करते हैं कि इसकी कंटिन्यूस लाइफ है, लेकिन जो परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड में करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर का होता है एंड हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं और बिजनेस डिसीजंस लेने में हमें हेल्प मिलती है। अगर हम कंटिन्यूसली बिजनेस को चलाते रहेंगे, ऑपरेट करते रहेंगे बिना ये देखे कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, कितना वो प्रॉफिटेबल है, इससे जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। एक अच्छी ग्रोथ के लिए बिजनेस की हमें कंटिन्यूसली उसे चेक करते रहना चाहिए कि बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसी के बेसिस पर आगे वो फ्यूचर के लिए अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एक्शंस ले सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. This includes the purchase price and all expenses incurred to bring the asset into working condition. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने एसेट्स को जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर रिकॉर्ड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर फर्म ने कोई एसेट खरीदा है, उन्होंने किसी शॉप से खरीदा है, उस शॉप से बिजनेस तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे। मान लेते हैं कोई मशीनरी खरीदी, तो उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के भी चार्जेस लगेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, ये सब हम इंक्लूड करते हैं अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्टली एक तो परचेज प्राइस एंड सेकेंडली जो भी एक्सपेंसेस लगे होंगे उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। इसी वैल्यू पर एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में वो उसी वैल्यू पर करेंगे जिस वैल्यू पे हमने उसे एक्वायर किया था, हमने उसको खरीदा था। ईयर आफ्टर ईयर उसमें उसकी वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो वही सेम रहेगी जिस पर हमने उसको एक्वायर किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीनरी खरीदी गई जो कि 5 लाख की थी और कुछ साल बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू है हो गई 6,50,000, पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस मशीनरी की जो वैल्यू होगी वो 5 लाख ही रहेगी। बस हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट जो उसकी मार्केट वैल्यू है 6,50,000 उस पर हम उसको कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसेट्स होते हैं हमारे वो हम हिस्टोरिकल बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैज टू एस्पेक्ट्स और टू फोल्ड इफेक्ट्स. Whenever a transaction takes place, it affects at least 2 items. हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा उसी सेम अमाउंट से। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम का बेस बनता है और जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड रहती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ओनर है और ओनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इन्वेस्ट किया कितना, 5 लाख रुपीस कैश। इतना उसने कैश इन्वेस्ट किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। जो भी ओनर बिजनेस में अमाउंट लाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो इस एक्टिविटी की वजह से फर्स्टली क्या इफेक्ट पड़ा, एक तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो गया, कैश क्या है हमारा एसेट, और वो बढ़ गया कितने अमाउंट से, 5 लाख रुपीज से। सेकंड यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा कैपिटल पर, यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ गई उसी सेम अमाउंट से 5 लाख रुपीज से। तो ये सिर्फ एक ही एक्टिविटी से यहाँ पर 2 चीजों पर इम्पैक्ट पड़ा। एक यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं फर्म ने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं कितने अमाउंट के, 10 लाख रुपीज के। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर 2 इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा कैश है वो कम हो जाएगा, एसेट है और ये हमारा कम हो जाएगा क्योंकि 10 लाख रुपीज के हमने गुड्स परचेज कर लिए। और सेकंड इफेक्ट यहाँ पर हमारा क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमारे जो गुड्स हैं
वो बढ़ जाएंगे। हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे और हमारा कैश कम हो जाएगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पर दो इफेक्ट पड़ते हैं और यही कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है किसका, डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन ये जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। According to the revenue recognition concept, revenue is recognized when it is earned, that is, when the goods are sold or services are provided, irrespective of when the cash is received. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम रेवेन्यू, पहले हम जानते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। जब भी फर्म गुड्स सोल्ड कर रही है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या मान लेते हैं फर्म को इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ये सब फर्म के लिए रेवेन्यू होता है। तो फर्म को जो भी रेवेन्यू होगा वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसको अर्न हुआ होगा, ना कि जब उसको कैश रिसीव हुआ होगा। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं किसी फर्म ने गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट बेसिस पर अप्रैल मंथ में। अब उसने गुड्स सोल्ड किए हैं अप्रैल में, लेकिन उसको जो मनी रिसीव होगी वो होगी जून में। तो हम इसको कब रिकॉर्ड करें, अप्रैल में या फिर जून में? तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसको अर्न किया होगा। और अर्न कब किया है, जब हमारे गुड्स सोल्ड हो चुके हैं। गुड्स सोल्ड हुए हैं अप्रैल मंथ में, तो हम इसको रिकॉर्ड भी कब करेंगे, अप्रैल में ही। हालांकि कैश हमें जून में मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको अप्रैल में ही रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमें रेवेन्यू अर्न हो चुका है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं फर्म को रेंट मिला। अब जो उसको रेंट मिला है वो एडवांस में मिल गया, मतलब जो रेंट उसके अगले साल आना था वो उसको इसी साल मिल गया। इसका मतलब हमें कैश रिसीव हो चुका है इस साल। तो क्या हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? नो। हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली हमें मिलना चाहिए। वो अगर रेंट नेक्स्ट ईयर का है तो हम उसको रिकॉर्ड भी नेक्स्ट ईयर में ही करेंगे, भले ही हमें कैश एडवांस में मिल चुका है। This ensures that revenue is recorded in the accounting period in which it is actually earned. तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करें जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको अर्न किया है। कैश हमें कभी भी मिल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हमने उसे जब अर्न किया है हम उसी टाइम पर उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, द एक्सपेंसेस इनकर्ड to earn revenue during an accounting period should be matched with the revenue of the same period. जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी फर्म की इनकम होगी उसमें से हम माइनस कर देते हैं फर्म के एक्सपेंसेस। जो भी इनकम हुई है उसमें से खर्चे निकाल देंगे, तो क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना होता है कि जो भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं फर्म को रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो सभी हमें मैच करने होते हैं सेम अकाउंटिंग पीरियड के। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को कि जो रेवेन्यू होता है उसको हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब सेल हुई होती है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस चीज पर डिपेंड नहीं होता है कि कैश हमें मिला है या फिर नहीं मिला है। सेम ही केस होता है एक्सपेंसेस के साथ। एक्सपेंसेस हमने कब पे किए हैं, कैश हमने कब पे किया है, इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। एक्सपेंसेस अगर हो गए हैं फर्म को तो उसको रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैश कब पे कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं किसी अकाउंटिंग ईयर का, मान लेते हैं बिजनेस में गुड्स परचेज किए हैं या प्रोड्यूस किए गए हैं, तो जितने भी पूरे साल में गुड्स प्रोड्यूस किए गए होंगे या परचेज किए होंगे हम वो सारे नहीं लिखते हैं। हम उसकी सारी कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम सिर्फ उतनी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं जितनी उस ईयर में बेची गई हैं। इसीलिए आप आगे भी जानेंगे इस चीज को कि जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन इससे ये निकला कि जो भी एक अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है वो हम सेम अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उनका कैश हमें रिसीव हुआ हो। अगर रेवेन्यू की बात करें तो चाहे हमें कैश मिला हो या नहीं मिला हो। अगर एक्सपेंसेस की बात करें चाहे हमने कैश पे किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर वो हुए हैं उस ईयर में तो उसी सेम ईयर में दोनों को हमें रिकॉर्ड करना होता है। ये है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, all material and relevant information relating to the financial statements should be fully and fairly disclosed so that users of accounting information can understand the true financial position and performance of the business
एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन्हें हमें डिस्क्लोज करना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जरूरत होती है उस इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन सब लोगों को डिसीजंस लेने के लिए जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। तो इसीलिए हमें सभी रेलेवेंट फैक्ट्स, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो सभी हमें प्रोवाइड करनी होती है इनको, जिससे कि इनको डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सके। Such information may be disclosed in the financial statements, notes to accounts और accompanying reports। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अकम्पनिंग फुट नोट्स भी होते हैं, जिसमें कि हमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि बिजनेस का कोई पेंडिंग लीगल केस है, मतलब अभी कोई केस चल रहा है, पेंडिंग में है, लेकिन उसकी वजह से बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर बिजनेस के अगेंस्ट में आता है तो उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है फ्यूचर में, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करनी होती है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, हमें फ्यूचर में होने वाले लॉस का एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो कितना होने वाला है या कैसे होने वाला है या होने भी वाला है कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी होती है अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में। हम कोई भी ऐसा फैक्ट हाइड नहीं कर सकते हैं। तो फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फेयरली डिस्क्लोज करनी होती है, जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस यूजर्स को पता चले और उनको डिसीजंस लेने में हेल्प मिले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंट शुड एंटिसिपेट and provide for all expected losses and expenses, but should not anticipate or record expected profits or gains until they are actually realized। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं प्रूडेंस। इसको प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम बिजनेस में अगर कोई भी उसको लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले से प्रोविजंस बनाकर रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस चीज की वजह से हमें प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब लॉस होने वाला है या एक्सपेंस होने वाला है, उसके लिए हम पहले से कुछ लेकर चल सकते हैं, बट अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट हो सकता है किसी चीज से, उसको हम रिकॉर्ड अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। This concept ensures that the financial statements present a cautious and realistic view of the financial position and performance of the business। ये वाला कॉन्सेप्ट प्लेइंग सेफ की पॉलिसी पर बेस्ड होता है। मान लेते हैं फर्म को लॉस हो जाता है, तो अगर वो पहले से प्रोविजंस बनाकर चल रहे हैं, उनको हेल्प होगी उस लॉस को कवर करने में। लेकिन अगर हम ऐसे ही इनकम्स को, अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ाकर चलेंगे, तो हो सकता है कभी कभी किसी केस में क्या हो कि जिन्हें मान लिया कि हमें प्रॉफिट होने वाला है, इस तरीके से हम लेकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर चल रहे हैं, तो मान लेते हैं, लेकिन जब ईयर एंड हुआ तो जो एक्चुअल प्रॉफिट थे वो कम थे जो हमने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए थे उससे। तो इससे क्या होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम तो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा लेकर चल रहे थे, तो हमने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो भी ज्यादा कर दिया अपनी कैपिटल से, लेकिन एक्चुअली में फर्म को उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बिजनेस को उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो इससे क्या होगा, उसकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हम कभी भी प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट या रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल से इसको समझें तो मान लेते हैं बिजनेस के जो डेटर्स हैं, जो उनको पैसा देने वाले हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि ये जो लोग हैं, ये जो डेटर्स हैं, इतने डेटर्स हमारे अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे, हमें वापस नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बनाकर चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसे कहते हैं। तो हम वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाकर चलते हैं कि अगर उन्होंने नहीं भी पे किया तो हमारे पास उनका प्रोविजन होगा। लेकिन अगर दूसरे के एग्जाम्पल लें तो उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि उनके पास लैंड है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ सकती है, उनको ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इस चीज को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये हमारे लिए फायदे की चीज है कि वो मार्केट वैल्यूज की बढ़ने के चांसेस हैं, बट फिर भी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट या गेन्स में एक्सपेक्टेशन अगर हमें है कि वो बढ़ने वाले हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। According to the consistency concept, a business should follow the same accounting methods and principles consistently from one accounting period to another। इसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी बना के रखनी है हमें अपने अकाउंटिंग मेथड्स या प्रिंसिपल्स में। जो हमने एक बार कोई भी मेथड है या कोई प्रिंसिपल है वो चूज कर लिया है, हमें कंसिस्टेंटली वही मेथड यूज करते रहना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से अगर बिजनेस ने
स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया है तो उसको कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर वही सेम मेथड यूज करना होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को वो कंपेरेबल होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू मिलती है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। हो सकता है हमें अपनी फर्म में, अपने ही बिजनेस में एक ईयर की परफॉर्मेंस को दूसरी ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। उस केस में अगर ऐसा होगा कि एक ईयर में हमने डिफरेंट मेथड या डिफरेंट पॉलिसी यूज की हुई है और दूसरे में अलग है तो क्या होगा, उससे कंपेयर करना मुश्किल होगा। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, सेम मेथड्स रहेंगे तो इजीली हम उनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। This ensures that the financial statements are comparable over different periods. Any change in the accounting method should be properly disclosed by presenting them in the financial statements, indicating their effects on the financial results of business. अब लेकिन अगर हम consistently एक ही मेथड को, एक ही पॉलिसी को यूज करते रहते हैं, हो सकता है हमें यूज करने के बाद पता चले कि ये वाली जो पॉलिसी या मेथड है ये बिजनेस के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मे बी उनको पता चले कि उन्हें दूसरा मेथड या दूसरी पॉलिसी यूज करना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि वो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे उसको? नो। अगर वो चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट उनको क्या करना होगा, उस चेंज की वजह से जो भी इफेक्ट पड़ा है फाइनेंशियल रिजल्ट पर वो उन्हें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होता है, प्रॉपरली दिखाना होता है। ये है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। According to the materiality concept, only those items and information that are material, significant, and capable of influencing the decisions of users of financial statements should be recorded and disclosed separately. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी आइटम्स या जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है और डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी सिग्निफिकेंट है। तो किसी भी फैक्ट की, किसी भी इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी इस चीज पर डिपेंड करती है कि उस इंफॉर्मेशन से जो भी यूजर्स हैं उनका डिसीजन कहाँ तक इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि क्या उस इंफॉर्मेशन की वजह से यूजर्स के डिसीजन पर कुछ इफेक्ट आता है या फिर नहीं। अगर उनके डिसीजन पर फर्क पड़ता है उससे, तो इसका मतलब वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। इनसिग्निफिकेंट और इमटेरियल आइटम्स मे बी ट्रीटेड इन सिंपलर मैनर एज दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बात को अगर हम एक एग्जाम्पल से बताएं तो जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा 80,000 रुपीज का। ये एक सिग्निफिकेंट आइटम है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एज एन एसेट। लेकिन बिजनेस ने मान लेते हैं 20 रुपीज का एक पेन खरीदा, तो उसको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। भी आपके छोटे आइटम्स होते हैं, इरेजर्स, पेंसिल, स्टेशनरी के छोटे मोटे आइटम्स हो गए, इसको हम हमेशा एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं उसी पीरियड के, चाहे वो उसी पीरियड में कंज्यूम हुए हों या फिर नहीं। हो सकता है कि उनमें से कुछ उसी पीरियड में कंज्यूम हो गए, यूज हो गए हो, और हो सकता है कुछ आगे भी कंटिन्यू हुए हो, बट हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में उनको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। बट जो भी हमारे मटेरियल आइटम्स होते हैं, सिग्निफिकेंट आइटम्स होते हैं, उनको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये हमारा लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड verifiable evidence such as bills, invoices, receipts, vouchers and agreements rather than personal opinions or assumptions. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उनको वेरीफाई करने के लिए एक एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अब वो एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, कैश पे किया गया है, कैश रिसिप्ट, ये हमारा एविडेंस हो गया। अगर क्रेडिट में हुई है तो इनवॉइस या डिलीवरी चालान, ये हमारा हो गया एविडेंस। इसका मतलब हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए कि ये वाली ट्रांजैक्शन हमने की थी। अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मान लेते हैं कोई कैश में सामान खरीदा गया बट कोई कैश रिसिप्ट नहीं है, तो अगर हम उसे वेरीफाई करना हो कि हाँ एक्चुअली में इतने के गुड्स परचेज किए गए थे या कोई भी सामान खरीदा गया था, तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि वेरीफाइएबल एविडेंस होना चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। This ensures that the accounting information is reliable, accurate and free from bias. अगर एविडेंस होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल भी होगी, उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, कि ये सही इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट होगी इन्फॉर्मेशन एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। ये था हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टॉपिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के दो सिस्टम है, पहला है आपका डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। हम दोनों को वन बाय वन समझेंगे कि दोनों सिस्टम में कैसे काम होता है। अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद टू एस्पेक्ट्स। इसका नाम ही क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक में बेनिफिट मिल रहा होता है और दूसरे में हम बेनिफिट दे रहे होते हैं। एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें डबल एंट्री सिस्टम में अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट उसी अमाउंट से क्रेडिट होता है। इस लाइन का यही मतलब है, एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसका मतलब हुआ कि एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्यूरेसी कैन बी वेरीफाइड थ्रू ट्रायल बैलेंस। अगर हमें इसकी एक्यूरेसी वेरीफाई करनी है तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। अभी हम आगे जब जानेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। उसमें आप जानेंगे कि कैसे ट्रायल बैलेंस में हम एक्यूरेसी वेरीफाई करते हैं। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस एक्यूरेसी वेरीफाई करना होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। इट इज सुटेबल फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस। चाहे बिजनेस स्मॉल साइज है, मीडियम है, लार्ज है, किसी भी साइज का बिजनेस है, ये सभी बिजनेस के लिए सुटेबल है। इट इज मोर रिलायबल एंड सिस्टमैटिक। इसमें सिस्टमैटिक तरीके से सब होता है और जो भी इससे हम कंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इट इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ये इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पर जरूरी नहीं है कि टू फोल्ड इफेक्ट हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इनकम्प्लीट सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक को मेंटेन करते हैं। जो भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और कैश बुक होती है, सिर्फ वो मेंटेन की जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। एक्यूरेसी कैन नॉट बी वेरीफाइड इजीली, क्योंकि यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वेरीफाई करना भी मुश्किल होता है। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये स्मॉल बिजनेस के लिए चल जाता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, किसी का छोटा बिजनेस है, उस केसेस में ये चल जाता है, लेकिन लार्ज बिजनेसेस पर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। एंड इट इज लेस रिलायबल, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सिस्टम है तो इस पर हम इजीली रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोर क्रेडिट वर्दी जो सिस्टम है वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आपको दो बेसिस समझने हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कैश बेसिस, सेकंड है यहाँ पर एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस की बात करें, हमें नाम से ही समझ आ रहा है दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। अगर हमें कैश रिसीव हुआ है तभी हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, या हमने कैश पे किया है तभी हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। मान लेते हैं हमने अप्रैल मंथ में सर्विस प्रोवाइड की, तो एक्चुअली में हमारी रेवेन्यू जनरेट हो चुकी है उसी मंथ में, लेकिन हमें अगर कैश 2 महीने के बाद मिल रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड भी 2 महीने के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब भी एक्चुअल कैश हमारे पास आया होगा तो कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इट इज इनकम्पैटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, जो रेवेन्यू होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम इस चीज पर रिकॉर्ड नहीं करते कि वो हमें कब रिसीव हुई है, एक्चुअली कैश कब रिसीव हुआ है या कैश कब पे किया है। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में जिस अकाउंटिंग पीरियड की वो होती हैं, सेम अकाउंटिंग पीरियड में हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो जनरेट हुई हैं। हम कैश बेसिस को लेकर चलें तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के साथ कंपेटेबल नहीं है। अगर हम बात करें एक्रूअल बेसिस की, तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एक्रूअल बेसिस में ट्रांजैक्शंस को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई होती हैं। मतलब जैसे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जब हमने वो अर्न कर लिया है उसी टाइम पर हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, और एक्सपेंसेस की बात करें तो जब वो हमें हो गए, इनकर हो गए हैं, उसी टाइम पर हम उनको रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे हमने एक्चुअली में कैश पे किया हो या फिर नहीं। इट इज मोर अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट्स एज मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं और इसीलिए इसको मोर अप्रोप्रिएट मानते हैं। कैश बेसिस उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि एक्रूअल बेसिस है प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। तो ये था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का डिफरेंस। तो ये थे सारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आई होप ये आपको सारे क्लियर होंगे, बट किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई आपका डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।